प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य को लेकर के जो व्याख्यान माला चल रही है उसमें द्विवेदी के बाद अब हम छायावाद पर आते हैं। छायावाद का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में 1918 से 1938 तक का यानी ठीक 20 वर्ष के समय को हिंदी में छायावाद कहा जाता है। इससे पूर्व का काल जो द्विवेदी युग था, जिसका वर्णन हम पिछले 3-4 व्याख्यानों में कर चुके हैं, उसके अध्ययन के उपरांत उसकी कुछ कमियां, कुछ अतियां हमारे सामने आती हैं। वो अतियां और वो कमियां ही छायावाद के प्रादुर्भाव में निहित थी। जैसे हम देखते हैं कि द्विवेदी काव्य जो था वो बहुत ज्यादा और नीति और आदर्शपरक था। अर्थात द्विवेदी युग में जो भी कुछ लिखा गया उसमें कहीं न कहीं एक इतिवृत्त होता था, एक कहानी होती थी, चाहे वो पुराण से ली गई हो, चाहे वो महाभारत से ली गई हो, चाहे वो रामायण से ली गई हो। इन्हीं इतिवृत्तों के आधार पर काव्य लिखे गए जो बहुत ज्यादा नीतिवादी और बहुत ज्यादा आदर्शवादी होते थे। इन नीतिवाद, आदर्शवाद और इतिवृत्तात्मकता के खिलाफ इनका विद्रोह करके जो कविता 1918 में, जो कविता धारा 1918 में हिंदी साहित्य में आई और जिसकी शुरुआत करने वाले निराला और प्रसाद थे, वो हिंदी में छायावाद कहलाई। छायावाद की समय सीमा वैसे तो 1918 से 1938 तक का समय है, लेकिन छायावादी रचनाएं 1916 से ही प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी। 1916 में निराला ने जूही की कली नामक कविता लिखी, जो नितांत छायावादी कविता है। लेकिन छायावाद की ठीक से शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1918 ईस्वी से मानते हैं, जब प्रसाद जी ने झरना नामक के जो काव्य कृति थी उसकी रचना की, उसका प्रकाशन हुआ, तभी से छायावाद की शुरुआत मानते हैं। अब हम ये विचार करेंगे कि छायावाद है क्या। इससे पूर्व में छायावाद के 4 कवियों का नाम उल्लेख में करना चाहूंगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के तृतीय उत्थान ऐसा रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार कहते हैं, छायावाद के 4 कवि थे, जिसके प्रमुख आधार स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद, दूसरे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे थे सुमित्रानंदन देवी वर्मा। ये 4 जो रचनाकार हैं, ये छायावाद के प्रमुख कवि और कवयित्री हैं, जिन्होंने हिंदी में छायावादी काव्यों की रचनाएं की। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 1918 से लेकर के 1938 तक का जो समय है, वो छायावाद हिंदी साहित्य में कहा जाता है। अब ये अचानक छायावाद आया कहां से? एक तो इसका पूर्ववर्ती जो काव्य था, ये मैं पहले बता चुका हूं, द्विवेदी, उसकी कुछ प्रवृत्तियों के खिलाफ जो वातावरण तैयार हुआ, जो विद्रोह की भावना साहित्यकारों में आई, वो इस छायावादी थी। दूसरी हम देखें तो यूरोप के साहित्य में भी उस समय रोमांटिसिज्म नाम से, स्वच्छंदतावाद नाम से एक काव्य धारा ने जन्म लिया था और वो चल रही थी। उसका प्रभाव भी हिंदी के साहित्यकारों पर पड़ा और उसने भी इसी तरह का काव्य, जिसको स्वच्छंदतावाद भी कह सकते हैं और हिंदी में उसका नाम छायावाद पड़ा। ये इस प्रकार का काव्य 1918 से 1938 के बीच में लिखा गया, जिसे हिंदी में छायावाद कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस छायावाद में है क्या। कि छायावाद में स्थूल की तुलना में सूक्ष्म का ज्यादा चित्रण किया गया। इसके पूर्ववर्ती काव्यों में स्थूल का ज्यादा चित्रण था और छायावादी काव्य में सूक्ष्म का ज्यादा चित्रण है। इन्हीं बातों को लेकर के, छायावाद को लेकर के बहुत सारे हिंदी के साहित्यकारों ने, हिंदी के इतिहासकारों ने अपने विचार प्रकट किए, अपनी परिभाषाएं दी। उनमें से कुछ चुनिंदी परिभाषाएं और कुछ चुनिंदे साहित्यकारों के विचारों को मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे छायावाद है वो स्पष्ट हो जाए। सर्वप्रथम हम हिंदी के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के बारे में क्या कहा, उसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
अब रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और छायावाद का या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यानी छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसको व्यंजना करने वाली छायावाद के रूप में अप्रस्तुत का कथन। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि छायावाद जो है व्यंजना की एक विशेष शैली है। और दूसरी उनकी परिभाषा ये भी निकलता है कि छायावाद और रहस्यवाद जो है वो अभिन्न है, कि काव्य में प्रकृति में ईश्वर के आभास को प्रकट करते हुए कविताएं लिखना वो रहस्यवाद कहलाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपनी परिभाषा में एक तो छायावाद को एक विशेष काव्य शैली माना, और दूसरा उन्होंने छायावाद और रहस्यवाद को अभिन्न माना, छायावाद और रहस्यवाद को एक माना। इसी तरह से हिंदी के एक दूसरे आलोचक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो लिखते हैं कि अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण। इनका ध्यान भी छायावाद के जो शिल्प है, काव्य शैली है, उस पर ही रहा। फिर तीसरे इतिहासकार जो हैं वो छायावाद की परिभाषा देते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि पर और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। राम कुमार वर्मा की इन पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो छायावाद से ज्यादा रहस्यवाद को वो परिभाषित कर रहे हैं। इसी तरह से आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जो ही के एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार और हिंदी साहित्य का इतिहास भी जिन्होंने लिखा है, वो छायावाद के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इसी श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। अर्थात आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी छायावाद की अपनी इस परिभाषा में दो चीजों को स्वीकार करते हैं कि एक तो यह कि छायावादी काव्य जो था वो पश्चिम की रोमांटिसिज्म, पश्चिम में जो सुचिंतावादी काव्य लिखा जा रहा था उससे प्रेरित था, और दूसरा यह कि छायावाद जो है कहीं न कहीं वो रहस्यवाद से जुड़ा हुआ है। फिर अगले जो समीक्षक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, वो छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी अपनी इस परिभाषा में यह कहा है, एक तो ये जोड़ा है कि छायावादी काव्य में चित्रण किया गया है, जो कि पूर्ववर्ती काव्य में जो द्विवेदी काव्य था उसमें प्रकृति और मानव का स्थूल चित्रण किया गया था। दूसरी बात, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी अपनी परिभाषा में कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं छायावाद में आध्यात्मिकता भी समाई हुई है, जिसको रहस्यवाद कहते हैं। इसी तरह से छायावाद के एक अन्य बहुत बड़े समीक्षक जिन्होंने छायावाद पर बहुत लिखा है वह है गंगा प्रसाद पांडे। गंगा प्रसाद पांडे एक पंक्ति में छायावाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि छायावाद वस्तुवाद, और ये गंगा प्रसाद पांडे का विचार है। और इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अर्थात इसके पूर्ववर्ती जो काव्य थे उसमें हिंदी कविता स्थूल विषयों पर लिखी गई, लेकिन छायावाद एक ऐसा काव्य है जिसमें सूक्ष्म विषयों पर कविताएं लिखी गई। अब हम कुछ छायावादी कवियों के ही विचार इस संदर्भ में लेते हैं कि उन्होंने छायावाद को किस तरह से परिभाषित किया गया है और क्यों हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के तृतीय उत्थान का नाम छायावाद पड़ा। इसके बारे में उस युग के जो प्रमुख कवि हैं वो क्या विचार रखते हैं। सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद को लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया।
अर्थात वे कहना चाहते हैं कि स्वानुभूत यानी जो कभी स्वयं अनुभव करता है और उन अनुभूतियों को, अपनी निजी अनुभूतियों को जब वो अभिव्यक्ति देता है तो हिंदी में उसे छायावाद कहा जाने लगा। इसी तरह से पंत जी कहते हैं छायावाद को परिभाषित करते हुए कि छायावाद भावबोध की दृष्टि से जहां विगत वस्तुबोध की भूमिका को छोड़कर एक और नवीन चैतन्य के शिखरों की ओर बढ़ा, वहां कलाबोध की दृष्टि से काव्य स्त्रीय जड़ अलंकार युग की सौंदर्य धारणा से अपने को मुक्त कर सीधा प्रकृति से मुक्त पंख प्रसारों में विचरण कर नए सौंदर्य उपादानों की खोज में निकल गया। अर्थात पंत जी ने इसमें जो बात कही है वो दो बातें कि एक तो छायावाद जो है का जुड़ाव प्रकृति से बहुत ज्यादा है, प्रकृति का इन्होंने बहुत ज्यादा चित्रण किया है, और दूसरा यह है कि छायावाद शिल्प की दृष्टि से, भाषा छंद अलंकारों की दृष्टि से अन्य काव्य से एक अलग प्रकार का काव्य है, इसलिए इसको छायावादी काव्य कहा गया, इसलिए इसको छायावादी काव्य कहा गया। ये वे कवि थे जिन्होंने अपने विचार किए। एक महादेवी वर्मा और रही, महादेव वर्मा ने भी छायावाद के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, छायावाद की जो परिभाषा दी है उसे भी मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगा। महादेव वर्मा ने कहा में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव नहीं हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए। ये मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं कि द्विवेदी जो काव्य था वो इतिवृत्तात्मक काव्य था, और छायावाद ने इस प्रकार का कोई भी इतिवृत्तात्मक काव्य नहीं लिखा, अपितु उसके विद्रोह में स्वच्छंद और मुक्त कविताएं लिखी। फिर महादेवी आगे कहती है कि उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए क्योंकि वो स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया थी और अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं जो आज की वस्तु है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। फिर महादेव वर्मा कहती है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अर्थात महादेव वर्मा की परिभाषा से तीन बातें सामने आती हैं। प्रथम बात तो सामने आती है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। दूसरी बात यह आती है कि छायावाद जो है उसमें प्रकृति चित्रण जो है वो बहुत विशाल मात्रा में लिखा गया है। तीसरी बात यह आती है कि छायावाद जो है इतिवृत्तात्मकता के खिलाफ एक प्रकार का विद्रोह था, उसमें मुक्त प्रकार का और स्वच्छंद प्रकार का काव्य लिखा गया। तो इन विद्वानों की, इतिहासकारों की परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जो इस प्रकार है कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वप्रथम तो ये इतिवृत्तात्मकता और नीति और आदर्श पर जो काव्य लिखा गया उसके खिलाफ एक विद्रोह था, और ये एक प्रकार का मुक्त और स्वच्छंद काव्य है। दूसरा निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि कहीं न कहीं छायावाद जो है यूरोप में चल रही जो रोमांटिसिज्म काव्यधारा थी उससे भी निश्चित रूप से ये प्रभावित हुआ है। तीसरा हम ये बता सकते हैं कि छायावाद जो है ये इसका संबंध कहीं न कहीं रहस्यवाद से भी है, और इसके जो कवि हैं विशेषकर निराला और प्रसाद और महादेवी वर्मा, उन्होंने शादी काव्य है वो काव्य के माध्यम से, वो प्रकृति के माध्यम से ईश्वर का चित्रण करते हैं, ईश्वर की तरफ इंगित करते हैं, ईश्वर की तरफ इशारा करते हैं, जो रहस्यवाद की श्रेणी में आता है। चौथी बात हम जो निकाल सकते हैं इन परिभाषाओं से वो ये है कि छायावाद एक विशेष प्रकार की काव्य शैली भी है, और सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि 1918 से 1938 का समय जिसको हिंदी में छायावाद कहते हैं वो एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का काव्य था। जैसे संपूर्ण हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर के आज तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जैसे हम भक्ति काल केवल आधुनिक काल के साहित्य पर विचार करें जो 1850 से आज तक है, तो हम छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी कविता जो थी विषय वस्तु और भाषा की दृष्टि से यहाँ करके अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यद्यपि द्विवेदी युग में
खड़ी बोली में काव्य रचना होने लगी थी और खड़ी बोली अपने परवान पर चढ़ी थी। लेकिन खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में जो चरमोत्कर्ष पर पहुंची वो प्रसाद निराला देवी के हाथों पहुंची और इसीलिए उन्होंने उत्कृष्ट श्रेणी के काव्य, जिसमें कामायनी आती है, यामा आती है, पंत का लोकायतन आता है और प्रसाद जी का झरना आता है, निराला की कविताएं आती हैं और इन्होंने हिंदी को उत्कृष्टता की सीमा पर पहुंचा दी, को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। ये छायावाद का एक दृष्टि से परिचय हुआ। अब आज का व्याख्यान ये यहीं समाप्त होता है और अगले व्याख्यान में हम छायावाद की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।